हेलो दोस्तों। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका कनाडा मूव होने का प्लान है तो आपको कब मूव होना चाहिए, लाइक आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इस चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब आप स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा पे यहाँ पे मूव होते हैं कनाडा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट गोल आपका यही होता है कि कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करना। और जो कनाडा की पीआर होती है वो उसका एक ही पाथवे है, वो है एक्सप्रेस एंट्री। अब एक्सप्रेस एंट्री पूल में अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हो और जब कट ऑफ के ऊपर आपका स्कोर आता है तो आपकी फ़ाइल पिक होती है। जो एक्सप्रेस एंट्री है वो किसके ऊपर रिलाई करती है? सीआरएस स्कोर के ऊपर, कि आपका सीआरएस स्कोर कितना होगा। और जो सीआरएस स्कोर होता है वो काफ़ी फैक्टर्स को इंक्लूड करके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ने क्या स्टडी की है, आपका फॉरेन एक्सपीरियंस कितना था, आपकी एज कितनी है, इस सब कुछ को इंक्लूड करके आपका जो सीआरएस स्कोर होता है वो क्रिएट होता है। तो उसके बेसिस पे आपके फिर फाइल पिक होती है पीआर के लिए। तो फर्स्ट बार आपको मैं ये बता देता हूँ, अगर आपको अपना सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना आप कैसे कर सकते हो। आपको सिंपल गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सीआरएस कैलकुलेटर। आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करना। तो जो फर्स्ट लिंक होगा कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल, आप इसको ओपन करना। तो ये है होम पेज सीआरएस टूल के लिए। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपसे आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेगा। तो जो भी आपका स्टेटस होगा आपको उसके अकॉर्डिंग सबको आंसर करना है। और लास्ट में जाके जहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट योर स्कोर, इसके ऊपर क्लिक करना। तो ये आपको आपका स्कोर क्रिएट करके आपको दे देगा जो भी आपका स्कोर होगा। तो ये इस स्कोर के बेसिस पे आपकी एक्सपेरिमेंटरी फाइल पे आपकी जो फाइल है वो पिक हो गया। कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर है आपका बन रहा है तो आपकी फ़ाइल पीआर के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है आपको ओवरव्यू देने के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को अज्यूम किया। फॉर एग्जांपल जैसे आफ्टर +2 अगर आप मूव हो रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन पर आपके पास कोई भी इंडियन एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का, और आपका आफ्टर ग्रेजुएशन और आपके पास अगर इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन बेसिस के ऊपर आपका सीआरएस स्कोर कैसे डिफर करेगा। तो इसमें मैंने अब क्या अज्यूम किया है कि जो एप्लीकेंट है उसकी एज 30 से कम है। क्योंकि शेयर्स में क्या होता है, अगर आपकी एज 30 या 30 से ज़्यादा है तो हर 1 साल के बाद आपके 5 पॉइंट्स उसमें डिडक्ट होते जाएंगे हर एक साल के बाद। 30 से अगर कम एज है तो आपकी एज फैक्टर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो आफ्टर +2 आ रहे हो तो आप अराउंड 18 या 19 ईयर्स के होंगे। तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हो तो आपकी एज अराउंड 23 होगी। तो इसलिए मैंने सब एप्लीकेंट्स के लिए 30 से कम किया है और उस पर कोई भी एज फैक्टर का सीआरएस स्कोर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने सबका जो मैरिटल स्टेटस है मैंने सिंगल ज्यूम किया है। तो अगर आप फर्स्ट सिनेरियो हमने क्या लिया था आफ्टर +2, तो आफ्टर +2 में आप सिंगल हो, ठीक है, और आपका आइल्स स्कोर है वो मैंने यहाँ पर ट्रिपल सेवन एट ज्यूम किया है। 777 जो 8 होता है वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है आइल्स के अंदर, जिसमें 777 क्या है, आपके लिसनिंग में आपके 8 होंगे और बाकी सब मॉड्यूल्स में लाइक रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में आपके 7 होंगे। तो वो स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उसके आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितना हो सके उतना आपको हाई स्कोर करना चाहिए। आपका एम यही हो कि कम से कम आपके 777 8 तो आ ही जाए। एक बार में नहीं आएंगे तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस करके अपना इतना स्कोर अचीव करने का गोल ज़रूर रखना, उससे सीआरएस स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप आफ्टर +2 आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 इयर्स की होती है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो यहाँ का जो रूल है, तो उसके बाद जब आप 1 साल का यहाँ पे कनाडा में जब जॉब कर लोगे आपका 1 साल का कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सपोज कि आपके पास इंडिया का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो आपके पॉइंट्स जनरेट होंगे वो 334 होंगे। तो मैंने इसमें और कुछ नहीं ज्यूम नहीं किया कि आपका यहाँ पे कोई ब्रदर या सिस्टर कोई सिबलिंग्स यहाँ पे रह रहा है, वो सब फैक्टर्स मैंने एक्सक्लूड कर दिए। तो ये काफ़ी बेसिक सा मैंने लिया है, जिसमें आपके आफ्टर +2 अगर आप करते हो ये सब कुछ आप इंक्लूड करोगे तो आपके स्कोर्स होंगे 334 तक जाएंगे। ठीक है, और सेम चीज़ अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आप इंडिया में ग्रेजुएशन करके आ रहे हो और आपने आइल्स में इतने स्कोर अचीव किए हैं, ठीक है, ये पीआर के लिए है। तो और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पे आके आप मास्टर्स करोगे, नेक्स्ट को यही होगा मास्टर, जो मास्टर होगी 2 इयर्स की। 2 इयर्स में भी आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो जब आप वर्क परमिट पे आ जाओगे और आपने यहाँ पर अगर 1 साल आपने काम किया होगा, तो उसके बाद आपके पास कोई भी इंडियन एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपका जो स्कोर होगा वो 462 क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर +2 और आफ्टर ग्रेजुएशन में दोनों में सीआरएस स्कोर में पॉइंट्स का बहुत डिफरेंस है।
ठीक है। और यही सेम चीज़ जो थर्ड आप कॉलम देख रहे हो ये भी आफ्टर ग्रेजुएशन है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है सेकंड और थर्ड कॉलम में कि आपने इंडिया में 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हो। कि जैसे आप ग्रेजुएट हुए उसके बाद आपने अपने फील्ड में 1 साल वहाँ पे काम किया, अपनी जॉब की, वो एक्सपीरियंस आपने लिया, उसके बाद आप कनाडा मूव हुए हो। तो सिर्फ उसी में ही आपके स्कोर 462 से 500 हो जाएंगे, जो कि काफ़ी हाइक होगा स्कोर में। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो इस टाइम जो कट ऑफ चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो लास्ट में आया था 8 जून को, वो था 486। तो उससे अकॉर्डिंग उसको कंपेयर किया जाए तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर इंडिया से 1 साल एक्सपीरियंस लेके आते हो तो 500 पॉइंट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो बहुत इजीली आपका पीयर हो सकता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जो कनाडा जब आप मूव होते हो जो बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप कुछ ऐसी प्रोविंस में जा रहे हो, ठीक है, उस अगर पीएनपी ऑप्शन आपके लिए नहीं अवेलेबल हो रही उस टाइम पे, तो जो कॉमन जो सबसे फास्ट वे होता है, पाथवे होता है पीआर के लिए, वो एक्सप्रेस एंट्री ही होता है, जो कि नो प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ होता है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स होता है वो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो जो लोग +2 के बाद आता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उतना स्कोर अचीव करना, क्योंकि उनके पॉइंट्स नहीं बन पाते इतने। तो लास्ट में भी क्या करते हैं, उनको प्रोविंस चेंज करनी पड़ती है और ऐसी प्रोविंसेस में जाते हैं जहाँ पे पीएनपी ऑप्शन अवेलेबल हो सके, ताकि उनको पीएनपी के थ्रू 600 पॉइंट्स मिल सके। पर ये बहुत एक स्ट्रगल वाला वो फेस होता है उस टाइम पे, क्योंकि इतना इजी नहीं होता पीएनपी ऑप्शंस को भी अवेल करना। तो इसलिए जब भी आप कनाडा अगर मूव होने का प्लान है, आप इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड किया करो अपने जब आप मूव होते हो कनाडा में, कि ताकि आपका जो पीआर का पाथवे होगा थोड़ा स्ट्रगल उसमें कम हो और इजी हो। क्योंकि जब आप इंडिया में होते हो, आप वहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं उनको आप पास जाते हो, कंसल्ट करते हो उनको, तो आपको ये चीज़ तो वो ज़रूर बताते हैं कि हम आपको इस कॉलेज से ऑफर लेटर मंगवा देंगे, उस कॉलेज से ऑफर लेटर मंगवा देंगे। पर जो उसके बाद का जो पाथवे होता है पीआर का, लेकिन जब आपकी स्टडी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद जो स्ट्रगल होता है मेन पीआर के लिए कोई स्कोर्स, सीआर स्कोर इतना अचीव करना, सबसे वही चीज़ मुश्किल होती है। क्योंकि स्टडी तो आप कर लोगे, पर वर्क परमिट के आने के बाद आपको अपने फील्ड की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ें वगैरह वो पहले ही आपको फिगर आउट करनी होंगी कि किस प्रोविंस में कौन कौन सी जॉब्स आपकी फील्ड के रिलेटेड अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो आपको वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके ही कनाडा मूव होने चाहिए। क्योंकि इंडिया बैठ के ये चीज़ तो ईजी लगता है कि वहाँ जाके अर्निंग हो जाएगी, ये हो जाएगी वगैरह, बट यहाँ पर जब मूव हो जाओगे वो चीज़ें उतनी ही स्ट्रगल होता है उस चीज़ों में। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने यहाँ पे मुझे 2 ढाई साल हो गए हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ आईटी फील्ड में, मुझे पता है आईटी फील्ड में जॉब से लेना इस टाइम पे बहुत टफ है। यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं, 3 3 4 4 महीने वेटिंग रहती है उनकी, जॉब्स उनको फिर भी नहीं मिल पा रही यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई किया करो कि अगर आप वहाँ पे ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, जिस फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, यहाँ पे मूव होने के बाद स्टडी करने के बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर फील्ड की आपकी जो जॉब्स है कितनी यहाँ पे अवेलेबिलिटी, कितनी डिमांड में है यहाँ पे। जिस प्रोविंस में ज़्यादा डिमांड होगी आपको उसी प्रोविंस में मूव होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको पहले फिगर आउट करना, आपको पहले ही करना पड़ेगा। तो ये सिनेरियोज थे जो मेन होते हैं आफ्टर +2 के, आफ्टर ग्रेजुएशन मूव हो। तो ये उनके पॉइंट्स हैं बेसिक, ठीक है। और अगर आपका स्टेटस में कुछ और भी चेंजेस हैं वगैरह, अगर आप मैरिड हो या नहीं हो वगैरह, तो आप सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था, ये सीरस जो टूल है इसके ऊपर जाके आप अपने जो आपका जो भी स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड्स को फिल आउट करके अपना सीरस स्कोर आप जनरेट कर सकते हो। फिर देख सकते हो कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। फिर आपको इंडिया में 1 साल जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपका स्कोर वैसे अच्छा बन रहा है तो आप वो सब कुछ सोच के मूव हो सकते हो कनाडा। और ये ज़रूर देखना कि आपकी जो जॉब की फील्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ इन डिमांड, कहाँ कहाँ पे है। सिर्फ पीएनपी के भरोसे आप कनाडा मूव ना हो तो अच्छा है। अब ये सोच के चलो कि अगर पीएनपी नहीं भी मिल सकी, आपका स्कोर वैसे ही लाइक जैसे अब 486 कट ऑफ जा रहा है, तो आपके कम से कम वैसे आपके 400 स्कोर बन सके बिना पीएनपी ऑप्शंस को अवेल किए हुए। क्योंकि पीएनपी ऑप्शंस मिलना बहुत मुश्किल होता है, और स्ट्रगल बहुत होता है और स्ट्रेस बहुत रहता है उस टाइम पे कि पीआर इजी नहीं होती कनाडा के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स आप ज़रूर इंक्लूड करना। तो अगर आपको सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कोई क्वेश्चन या डाउट होगा, तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।